संकेत बड़े साफ हैं कि कांग्रेस जैसी स्थिति में दिखती थी 6 महीने पहले, उसमें परिवर्तन है। जनता कांग्रेस की तरफ देखने लगी है। लेकिन अगर देखें तो कछुआ चाल तो चल ही रहे राहुल गांधी। 4% का राहुल गांधी का इजाफा है और अभी भी चुनाव में 1 साल बाकी है। तो ये अगर इसको गैप को कम कर पाए, लेकिन जैसे संजय जी और बेहतर बताएंगे कि 10% का भी फासला जो है लैंडस्लाइड लाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग प्राइस राइज, महंगाई पर लोग कहते हैं कि सरकार का कामकाज अच्छा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज की स्थिति में कांग्रेस 10% ऊपर जाती हुई दिख रही है। जब तक ये फासला मेरे ख्याल से 6-7% पर नहीं आता है, तब तक इस फासले का कोई मतलब, इस सीटों में बहुत बड़ा उलटफेर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये विपक्ष के जो मंसूबे हैं कि भाई इनको कहीं 250-230 पे रोक लिया जाए, वो कहीं इस वोट शेयर के आधार पे होता हुआ दिखता नहीं है। फासला इतना बड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि 2-4% वोट बढ़ने के बावजूद कांग्रेस को सीटों में इतना इजाफा नहीं हो सकता है। जो कर्नाटक का नतीजा आया और अब इस साल के आखिर में जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो इन तीनों राज्यों को आपका क्या असेसमेंट है? आपको क्या लगता है कि वहां क्या हो सकता है? न्यूज तक के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये साप्ताहिक सभा है जिसमें हम जानकारी लेते हैं उन जरूरी विषयों की जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है। एक चर्चा बड़ी है, उस चर्चा को बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार को 2014 से 2023 तक 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में एक सर्वे आया है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये सर्वे एनडीटीवी, लोक नीति और सीएसजीएस ने मिलकर किया है। इस सर्वे में काफ़ी ऐसी जानकारी हैं जिसको लेकर आप चौंक सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी है। तो बिल्कुल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएसजीएस और लोक नीति के को डायरेक्टर संजय कुमार जी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो हैं मिलिंद खांडेकर जी हैं, आप तक चैनल्स के हेड हैं। संजय सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि दरअसल इस सर्वे की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे पर बातचीत की जा रही है उसमें यही देखा जा रहा है कि 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, 1 साल का वक्त बाकी है। तो ऐसे में क्या ये सर्वे जो है काफी ज्यादा मूड को बता रहे हैं कि देश में इस वक्त का मूड क्या है? देखिए, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? आजकल हमें हिदायत दी जाती है, लोग हिदायत देते हैं कि आप हर 6 महीने पर अपना मेडिकल चेकअप करा लें, भले ही आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो कि आपकी तबीयत खराब है या अच्छी है, फिर भी कहते हैं कि भाई एक मेडिकल चेकअप जरूरी है कराना, जिससे इस बात का तो पता चल जाएगा कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है, कहीं आपकी स्थिति कोई खराब तो नहीं है। मुझे लगता है जैसे हम अपने मेडिकल चेकअप कराते हैं, देश के सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, हेल्थ का चेकअप भी होने चाहिए लगातार, क्योंकि जनता को ये पता चलना चाहिए, हम आपको ये पता चलना चाहिए लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, लोगों के विचार पॉलिटिक्स के बारे में क्या है, नेताओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इन तमाम विषयों को लेके हमने ये सर्वे किया और आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल बैरोमीटर था। उसी तरह से हमने देश के जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा, इसकी आवश्यकता होती रहनी चाहिए, इसको एक रेगुलर इंटरवल पे हर 6 महीने पे किया जाए तो इससे कुछ अच्छी चीजें निकल के आएगी। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये जो आपने अभी जो चेकअप किया है वो क्या कहता है? अगर उसकी मैं 3 बातें आपसे जानना चाहूंगी, वो 3 बातें क्या निकल के आती है जो अगले साल के चुनाव की तरफ इंगित करती है, तो वो 3 बातें क्या हो सकती है? 3 बातें क्या है? मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए, ये जाहिर है कि हमने कई सवाल प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में पूछा, सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, सरकार की छवि के बारे में पूछा। तो बड़ा हेडलाइन, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी जितने 5 साल पहले पॉपुलर थे, या जनता उन्हें जितना पॉपुलर मानती थी 5 साल पहले, 9 साल पहले, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं। अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब हमने सर्वेक्षण किया और ये सवाल पूछा कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, तो तकरीबन 44% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इस सर्वे में भी 43% लोग उनका नाम ले रहे हैं। किसी भी एंगल से देखने की हम कोशिश करें, किसी भी चश्मे को लगा के देखने की कोशिश करें, स्पष्ट है प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। दूसरा हेडलाइन, क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क पड़ रहा है? क्या कांग्रेस की तरफ कोई रुख बदलता हुआ दिखता है जनता का, या कांग्रेस वहीं पड़ी है जहां 6 महीने पहले थी? और वहीं पड़ी का मतलब कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी,
पिछले 2 चुनावों में उन्हें जीत हासिल हुई, कर्नाटक में और हिमाचल में। सर्वे ये बताता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में थोड़ा इजाफा हुआ है, कोई उछाल नहीं है, थोड़ा इजाफा है। 24% उनकी पॉपुलैरिटी थी 2019 के चुनाव के पहले, जो अभी जो सर्वेक्षण किया उसमें 27% नजर आता है। और उसमें उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, कई लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में उन्हें जानकारी है, उन्होंने इसके बारे में सुना पढ़ा, तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है और उनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा इजाफा होता है, जिसका फायदा शायद कांग्रेस पार्टी को भी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब हमने वोट का आकलन किया तो बीजेपी तकरीबन 39% वोट लाती भी दिखती है, अगर कल चुनाव हो, आज चुनाव हो, आज के माहौल में चुनाव हो। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिसे 19% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उनका ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ 29% पर जाके टिकता हुआ आज हमें दिखाई पड़ रहा है इस सर्वेक्षण के आधार पर। सर्वे ये नहीं बताता कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो यही वोट होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। आज की स्थिति में कांग्रेस 10% ऊपर जाती हुई दिख रही है। या आप दूसरा हेडलाइन कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर, बीजेपी का वोट ऊपर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अब धीरे धीरे रेस में शामिल होती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब से ये मान लिया जाए कि सरकार का कामकाज के बारे में सब लोग खुश हैं, इस वजह से लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। तो इस सर्वे कुछ चिंताओं को भी इंगित करता है, जिसकी मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेने की कोशिश करनी है, संज्ञान लेनी चाहिए। और वो बड़े मुद्दे बहुत साफ है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग प्राइस राइज, महंगाई पर लोग कहते हैं कि सरकार का कामकाज अच्छा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग कहते हैं कि सरकार का कामकाज उतना अच्छा नहीं है जितना वो उम्मीद करते थे। तो ये बड़ा मुद्दा उभर के आता है कि भले ही लोग कह रहे हैं कि वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं, लेकिन सरकार के सारे काम से वो खुश नजर नहीं आते। कुछ ऐसे काम है जिस पर लगता है कि सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा। और एक बात और कह दूं, चर्चा बहुत होती है कि भाई देश की छवि विदेशों में बहुत अच्छी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद। क्या ये सर्वे स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अगर हम भारत की छवि की बात करें दुनिया में भारत का नाम पहले से बेहतर होता हुआ दिखता है, ऐसा देश के लोग सोचते हैं। तो सर्वेक्षण की ये मोटी सी बातें और दूसरी बातों पर चर्चा हम आगे करें। तो संजय जी, जो ये मेरी नजर में ये काफी बड़ी हेडलाइन है कि आप जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर 29% पे चला गया है और बीजेपी 39% पे है, तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो वोट है 2014 और 2019 में वो लगभग 19-20% के रेंज में ही रहा है, जबकि बीजेपी जो है वो 37-38 मतलब % प्लस ही रही है। तो ये जो अगर ये 10% का उछाल दिख रहा है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं नजर आता है आपको? आपने ठीक कहा, कांग्रेस का वोट 19% के करीब था 2019 के चुनाव में भी और 2014 के चुनाव में भी, 10% का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी जिसको 37% वोट आया था 2019 के चुनाव में, 2% का उछाल है, सिग्निफिकेंट दिखता है। लेकिन इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या कांग्रेस की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये ज्यादातर कांग्रेस के जो वोट्स बढ़ रहे हैं वो उन इलाकों में बढ़ रहे हैं जहां पर जैसे कहते हैं ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, जहां पर कांग्रेस एक तीसरी पार्टी है, दूसरी, जहां बाइपोलर कंटेस्ट नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का सामना सीधा सीधा नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस के वोट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन वोट के बदौलत कांग्रेस उतनी तेजी से सीटों में उछाल नहीं ला सकती, कम से कम आज की स्थिति है। लेकिन क्या इससे ये माने कि कांग्रेस की सीटें उतनी ही रहेंगी? वो भी गुंजाइश नहीं है, कुछ तो सीटों में इजाफा होगा। तो संकेत बड़े साफ हैं कि कांग्रेस जैसी स्थिति में दिखती थी 6 महीने पहले, उसमें परिवर्तन है। जनता कांग्रेस की तरफ देखने लगी है, ऐसा लगने लगा है। 6 महीना पहले जो लगता था कि 2024 का इलेक्शन डन डील है, जिसको एक अंग्रेजी में कहते हैं डन डील, मतलब चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, ऐसा नहीं लगता। लगता है कि अब चुनाव में दिलचस्पी होने की गुंजाइश है। और वो दिलचस्पी किस बात की होगी कि क्या बीजेपी को कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां
या सब मिलजुल कर कोई चुनौती देने की स्थिति में है। संजय जी, आपने जो कहा ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जहां है वहां पर कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है, तो क्या आप या तो उन राज्यों का नाम बता सकते हो, या अगर मान लीजिए जब एक जो विपक्षी एकता की बात चल रही है कि मान लीजिए अगर ट्रायंगुलर फाइट नहीं ही होती है मान लीजिए, तब क्या उसका लाभ मिलेगा? मतलब ये दोनों सिनेरियो। तो मैं पहली चीज ये जानना चाहता हूं कि ये जो आपने कहा कि जहां ट्रायंगुलर फाइट हो रही है वहां पर उनका वोट बढ़ रहा है, मतलब जो बाइपोलर वाले में उनका नहीं बढ़ रहा है वोट, और दूसरा आपने कहा कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो क्या जहां जहां ट्रायंगुलर फाइट है वहां क्या होगा फिर अगर विपक्ष एक हो गया? तो विपक्षी एकता में और अड़चन आने की गुंजाइश होगी अगर विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस इन आंकड़ों को सीरियसली लेते। ऐसे राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम राज्य हैं, तो कांग्रेस का वोट बहुत मामूली बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब 2-4% वहां भी बढ़ रहा है वोट, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट सिर्फ एक तरफा बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे फासला इतना बड़ा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि 2-4% वोट बढ़ने के बावजूद कांग्रेस को सीटों में इतना इजाफा नहीं हो सकता है। जहां हम ट्रायंगुलर कंटेस्ट की बात कर रहे हैं, और ऐसे कई राज्य हैं ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट, बंगाल है, उड़ीसा है, पूरी जो ईस्टर्न बेल्ट है, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, और अगर हम और सदर्न स्टेट्स में आए जैसे तमिलनाडु, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मान लीजिए अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस में अगर थोड़ा सा इजाफा होता हुआ दिखता है, आंध्रा में इजाफा होता हुआ दिखता है, तो आंध्रा में कांग्रेस के वोट में इजाफा के बावजूद कांग्रेस शायद सीटों में उसे तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस वहां का जनाधार जो वहां में बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो सैंपल इतना बड़ा नहीं है जिसके आधार पर हम हर स्टेट का अनुमान सटीक लगा सके। यही वजह है कि हमने स्टेट वाइज कोई अनुमान नहीं लगाया, लेकिन मोटी सी बात यह दिखाई पड़ती है कि बाइपोलर कंटेस्ट में कांग्रेस को उतना फायदा नहीं है जितना उन्हें मल्टी कॉर्नर या 3 कॉर्नर कंटेस्ट में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्वे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को जो लगती है सर, उसमें ये लगता है कि आपने बताया कि जो 2019 में प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी थी वो 44% थी, जो अभी 1% की गिरावट के साथ 43% पे आई है, और जो राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो 23% थी, जो अब 27% हो गई है। तो मोटा माटी अगर देखें तो 24 से 44 जो है, यानी कि 20% की एक दूरी थी, अब सिर्फ 16% की रह गई है। सिर्फ 16 तो नहीं है, खैर ये बड़ी है, लेकिन अगर देखें तो कछुआ चाल तो चल ही रहे हैं राहुल गांधी। आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं कि फासला कम हुआ है, लेकिन अभी भी फासला बहुत बड़ा है। और आपने जिसका इस्तेमाल किया, कछुआ चाल तो चल ही रहे हैं, बिल्कुल कछुआ चाल चलते हुए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पूरी की, और उस कछुए चाल से के कारण मुझे लगता है उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा है, और उसके कारण कांग्रेस का वोट भी बढ़ता हुआ दिखता है। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि सर्वे 10 मई से 19 मई के बीच हुआ, और इस बीच बड़ी घटना होती है, और वो बड़ी घटना क्या है? कांग्रेस कर्नाटक में जीत दर्ज करती है। उसका भी असर होता हुआ दिखता है कि जब एक पार्टी जीत दर्ज करती है तो थोड़ा सा एक माहौल बनता है अलग अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में एक परसेप्शन जो होता है कि भाई अब कांग्रेस ठीक ठाक कर रही है। अभी हिमाचल में भी जीत गई चुनाव और कर्नाटक में भी जीत गई चुनाव, तो उसका भी एक फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखता है। परसेप्शन की लड़ाई जो है कि भाई अब कांग्रेस वैसी कांग्रेस नहीं है, लगातार चुनाव उन्होंने 2 बार बीजेपी को पटकनी दी है, पहले हिमाचल में और अब कर्नाटक। देखिए, मेरी नजर में ये स्टैटिस्टिकल बात है कि 44 और 43 अगर जो सरकार में है मोदी जी, और अगर 1% का गिरावट हो रही तो वो कोई गिरावट नहीं माननी चाहिए। जो लोग उन्होंने 2019 में पसंद करते थे वो उनको अभी भी उनके साथ में है। और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो 2014 में जिन्होंने मोदी जी को वोट डाला था वो उन्होंने 2019 में तो डाला ही, और एडिशनल वोट आया, मतलब संजय जी इसमें और स्टैटिस्टिकली बता सकते हैं कि उनका वोट बढ़ा मोदी का। जो 2014 में जिन्होंने वोट डाला था उन्होंने तो डाला ही, वो एक्स्ट्रा वोट लेकर आ गए 2019 में। तो ये जो 43-44 वाले में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो 4% का राहुल गांधी का इजाफा है और अभी भी चुनाव में 1 साल बाकी है, तो ये अगर इसको गैप को कम कर पाए, लेकिन जैसे संजय जी और बेहतर बताएंगे कि 10% का भी फासला जो है लैंडस्लाइड लाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चूंकि पहले राहुल गांधी कहीं रेस में ही नहीं थे, तो ये लग रहा है कि 16% भी कम हो गया है। लेकिन असली बात यह है कि 16% जब आप चुनाव के मैदान में जाओगे, अगर इतना वोट का फासला रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हम संजय जी भी बता रहे थे कि 37-38% बीजेपी को वोट मिला और कांग्रेस को 19-20% मिला, तो ये 16-17% में कांग्रेस 44 पे रह गई, 52 पे रह गई, और बीजेपी पहुंच गई 300 के पार। तो ये जो जब तक ये फासला मेरे ख्याल से 6-7% पर नहीं आता है,
तब तक इस फासले का कोई मतलब, इस सीटों में बहुत बड़ा उलटफेर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी संजय जी इस पर और प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 37% वोट कांग्रेस बीजेपी के पास और 19% कांग्रेस के पास था। तो में अंतर जो था वो 18% का। लेकिन अगर आप 2000 अभी जो सर्वे का जो अनुमान है इसमें फासला अब 10% का दिखता है। तो गैप तो ब्रिज हुआ है बहुत, कहाँ 18% का गैप और अब वो 10% का गैप। तो इससे दो बातें निकल के आती हैं। कांग्रेस के सीटों में इजाफा होने की गुंजाइश है अगर चुनाव आज हो जाए तो, लेकिन क्या इस फासले का अर्थ यह है कि बीजेपी को करारी टक्कर दे पाएंगे? ऐसा होता हुआ कहीं नहीं दिखता। इस फासले के जो ये फासला दिखाई पड़ता है इसका अनुमान यही है कि बीजेपी फिर भी कांग्रेस से सीटों के मामले में बहुत आगे रहेगी, क्योंकि एक तो बीजेपी का वोट कंसंट्रेटेड है ज्यादातर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को नगण्य वोट है, उनके वोट बहुत ही कम है, तो उनके वोट कंसंट्रेटेड है हिंदी बेल्ट और हिंदी बेल्ट के को छोड़ कुछ अन्य राज्यों में। और 10% का फासला अभी भी बड़ा फासला है और इसमें बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सीट्स लाने की स्थिति में दिखाई पड़ती है अगर ये फासला 10% का बना रहता है। तो ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस फासले पर भी बीजेपी बहुमत ले लेगी, क्योंकि जो विपक्ष का प्रयास ये है कि किसी भी तरह से उनको 232-72 के आंकड़े से दूर रखा जाए, 272-73 के आंकड़े से दूर रखा जाए, ताकि सब बाकी मिलकर सरकार बना सके। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये बहुमत इनको मिल जाएगा अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से या उसके करीब रहेंगे, तो ये विपक्ष के जो मंसूबे हैं कि भाई इनको कहीं 250-230 पे रोक लिया जाए, वो कहीं इस वोट शेयर के आधार पे होता हुआ दिखता नहीं है। इस वोट शेयर के आधार पे तो होता हुआ दिखता नहीं है और विपक्ष के मंसूबों से नहीं चुनाव लड़ा जाएगा। विपक्ष पर काम करने की जरूरत है और जिसकी चर्चा कई महीनों से हो रही है बल्कि सालों से हो रहा है कि विपक्षी एकता। तो विपक्षी एकता तो हो ना हो, गठबंधन एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष एक कैंडिडेट खड़ा करे। तो कई राज्यों में ये होता हुआ दिख सकता है, कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां ये संभव होता हुआ नहीं दिखता। जहां भी ट्रायंगुलर कंटेस्ट है वहां पर या तो रीजनल पार्टी को या कांग्रेस को कंसीड करनी पड़ेगी कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये दुविधा आने वाली है, मुश्किल आने वाली है। तेलंगाना ऐसा राज्य होगा, बंगाल ऐसा राज्य होगा, उड़ीसा ऐसा राज्य होगा, और भी कई ऐसे राज्य हो सकते हैं। आप अगर हम सदर्न स्टेट में जाएंगे, अभी हाल ही में कर्नाटक में जहां चुनाव हुए, तो ऐसे कई राज्य होंगे जहां पर ये दुविधा होगी। तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के मंसूबों से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, उन्हें काम करने की जरूरत है, एक्ट करने की जरूरत है। और वो काम क्या है? काम है उनमें एकता लाने की जरूरत, क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी बीजेपी को हराने में, कम से कम आज के सर्वे से ये दिखाई पड़ता है, सफल नहीं हो सकता। जो शुरुआत में एक जिक्र किया था और जो आपके आकलन से भी लगता है और जो सबको भी यही लगता है कि डन डील है, या जैसा आप कहते हैं लग रहा था कि डन डील है 2024, लेकिन आपने कहा कि कुछ खतरे की घंटियां जरूर बज रही है मोदी सरकार के लिए। तो वो खतरे की घंटी क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं खतरे की घंटी इस सेंस में कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और वो क्या है चीजें हैं, जैसे बेरोजगारी के बारे में बार बार चर्चा हो रही है। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं, बट बेरोजगारी तो हमेशा ही रही है, लेकिन हमेशा है बेरोजगारी, पहले भी थी, आज भी वो समस्या है। हमारे आंख मूंद लेने से वो समस्या दूर नहीं होती। दिक्कत ये है कि कुछ, मुझे लगता है नेताओं में ये आदत होगी, वो कहते हैं कि भाई अगर आपको दिखाई पड़ता है सर्वेक्षणों से कि भाई बेरोजगारी के बारे में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये सिर्फ कह देना ये तो पहले भी था, ये कांग्रेस के सरकार में भी था, 20 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था और उतना आज भी है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे से, एक अहम मुद्दे से नजर हटाने की कोशिश की जा रही है, जो शायद नुकसानदेह हो सकता है। महंगाई की बात, महंगाई बढ़ रही है, इस मुद्दे पर भी कई नेताओं का रुख ऐसा ही होता है। महंगाई कब नहीं थी? आप जब भी सर्वेक्षण करें लोग कहेंगे महंगाई बढ़ी है, कभी लोग नहीं कहते कि महंगाई कम हुई है। तो मुझे लगता है कि इस सेंसिटिव इश्यूज पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, न कि नजर हटाने को। जिसे मैं कहता हूं, अगर आपने आंख मूंद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो गया, या आंख मूंद लिया तो ये दोनों समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। तो ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जिन पर लगता है, सरकार के कामकाज के बारे में भी जितने लोग कहते हैं बहुत खुश हैं, उतने ही लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सरकार का कामकाज पसंद नहीं है। तो जिस तरह से चीजें
आज से 5 साल पहले दिखती थी, लोग इन्हीं मुद्दों पर जिस तरह से जवाब देते थे, ज्यादातर लोग ऐसे लोग जो सरकार के कामकाज से खुश थे, उनकी तादाद आज से 5 साल पहले थोड़ी ज्यादा थी, उनमें आज गिरावट होती हुई दिखती है। ये सब खतरे की घंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बदौलत कोई बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। ये कहते हैं ना कि ये कोई खतरे की घंटी का मतलब बीजेपी के लिए संकेत है, बीजेपी के लिए इशारा है। इन सब चीजों को नजरअंदाज ना किया जाए, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो है वो पर्सनैलिटी वाइज भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने उसमें तमाम चीज़ों को जोड़ा है, उसमें राहुल गांधी को लेकर आपने जो सर्वेक्षण किया उसमें 26% लोगों ने कहा कि हमेशा से ही पसंद है, लेकिन 15% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है हमें पसंद है। तो ये 4 महीने 6 महीने का कमाल है। सर्वे क्या करता है? सर्वे परसेप्शन के आंकड़ों को कैप्चर करता है, लोग क्या सोच रहे हैं। कई बार उस परसेप्शन का कभी कभी हकीकत से बहुत सीधा सीधा वास्ता नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने यात्रा की, 6 महीने लंबी सफर यात्रा की। अब लोगों को यह लग सकता है कि इस यात्रा से पॉलिटिकली कोई फायदा होगा या नहीं होगा, कांग्रेस का वोट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी के बारे में उनकी छवि थोड़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई पड़ती है। यही आंकड़े बता रहे हैं कि तकरीबन 15-16% लोग सर्वे में ऐसे थे, सर्वे में उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमें राहुल गांधी अच्छे लगने लगे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति, ये नेता दूसरे नेताओं के जैसे ही एक तरह से मेहनती है, उन्होंने लंबी यात्रा तय की। तो परसेप्शन बदलता हुआ दिखता है राहुल गांधी के बारे में। जो बहुत नेगेटिव हुआ करता था वो पॉजिटिव परसेप्शन की ओर बदलता हुआ रुख दिखाई पड़ा। तो जो कर्नाटक का नतीजा आया और अब इस साल के आखिर में जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो इन तीनों राज्यों को आपका क्या असेसमेंट है? आपको क्या लगता है कि वहां क्या हो सकता है? हर राज्य का चुनाव अपने आप में अलग है। 3 राज्यों को हम आपस में मिला के देख भी सकते हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बाइपोलर कंटेस्ट है। लेकिन अंतर क्या है? जहां मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तुलना फिर भी की जा सकती है, और इसकी वजह बड़ी साफ है। दोनों जगहों पर कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। कर्नाटक में बैठी हुई थी और अभी मध्य प्रदेश में विपक्ष में है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके चुनाव लड़ने की शैली अलग हो सकती है। आप सरकार पर हमला बोलते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में आपका ओपिनियन होता है, आप कहते हैं सरकार ने काम अच्छा किया नहीं किया। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग है। कांग्रेस मजबूत हो सकती है इन राज्यों में, लेकिन कांग्रेस दोनों जगहों पर रूलिंग पार्टी है, और जब आप रूलिंग पार्टी होते हैं तब आपको अपनी सरकार को डिफेंड करना होता है। तो जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं कई बार, तो अगर सरकार ने अद्भुत काम नहीं किया हुआ, ऐसा काम की मतलब सब वाह वाह कर रहे हो, अगर ऐसा काम किया हो तब तो सरकार को डिफेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर सरकार का कामकाज सिर्फ एवरेज भी होता है तो बहुत मुश्किल है सरकार को डिफेंड कर पाना अपने काम को, और खासकर उस पार्टी के खिलाफ जो बड़े आक्रामक तौर से कैंपेन करती है। तो 2 राज्यों को देखें, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उनका शासन अच्छा है, राजस्थान में भी लोग कमोबेश यही मानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं होगा बीजेपी का मुकाबला करना, क्योंकि बीजेपी आक्रामक तौर पर दोनों सरकारों पर हमला करेगी। मध्य प्रदेश में ये बीजेपी नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका शासन है और लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन रहा है। तो जो आपका जो प्रश्न है कि कर्नाटक के नतीजों से क्या कोई संकेत मिल रहा है, इन 3 राज्यों में क्या होने वाला है, इससे तो संकेत नहीं मिलते। मुझे लगता है इन राज्यों की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, नेचर ऑफ कंटेस्ट है, वहां के गवर्नेंस है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वही कुछ ना कुछ इशारा करेंगे। कर्नाटक के नतीजे कोई भी इशारा नहीं देते कि कांग्रेस का प्रदर्शन या बीजेपी का प्रदर्शन इन राज्यों में कैसा होगा। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला हम लोगों के लिए। और संजय जी, हम कभी कभी आपसे समय मांगते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से इत्मीनान से चर्चा करते हैं और चीज़ों को समझने पर हमारा जोर रहता है। लेकिन आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लगातार ये साप्ताहिक सभा में ये बात करते हैं कि जो बड़ा विषय है उसको ज़रा तह तक समझा जाए। दरअसल उसके कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको जानिए। बर्ड्स आई से देखिए, हॉक आई से देखिए तो तस्वीर साफ दिखती है। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जुड़ते रहेंगे, ऐसा पूरा विश्वास।